आप सबका आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। अंग्रेज़ी के एक दैनिक अखबार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासा करा है, जिसमें केंद्र सरकार का दिल्ली की जनता के प्रति जो सौतेला व्यवहार है, उसमें एक और अध्याय जुड़ा है। ये जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार ने 2015 में, मौजूदा सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2015 में एक कमेटी का गठन करा और उस कमेटी की कुछ बहुत गंभीर, महत्वपूर्ण, ज़रूरी रिकमेंडेशन सामने आई हैं, जिस पर पिछले एक साल से केंद्र सरकार बैठी हुई है। उस रिपोर्ट को छुपाकर, कहीं वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में ना आ जाए, उस पर सोई हुई है, बैठी हुई है। दिल्ली की लगभग 65 से 70% जनता अनप्लैन्ड सेटलमेंट्स में रहती है, यानी कि अनऑथराइज कॉलोनीज, स्लम्स, जेजे क्लस्टर्स, जेजे बस्तीज, इन सब सेटलमेंट्स में 65 से 70% जनता रहती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की राजधानी में 65 से 70% लोग अनप्लैन्ड सेटलमेंट्स में रहते हैं। ये रिपोर्ट एक 5 मेंबर कमेटी ने बनाई। इस 5 मेंबर कमेटी के अध्यक्ष श्री मधुकर गुप्ता जी हैं। मधुकर गुप्ता जी डीडीए के वाइस चेयरपर्सन रह चुके हैं, यानी कि डीडीए के अंदर किस प्रकार से काम होता है, दिल्ली के विकास में डीडीए की क्या भूमिका है भी कि नहीं है, डीडीए और केंद्र सरकार के बीच में क्या रिश्ते हैं, डीडीए और दिल्ली सरकार में किस प्रकार का और दिल्ली के विधायकों में किस प्रकार के रिश्ते हैं, ये सारी चीजें मधुकर गुप्ता जी भली भांति समझते हैं, क्योंकि वे वाइस चेयरपर्सन डीडीए रह चुके हैं। मधुकर गुप्ता जी भारत के गृह सचिव भी रह चुके हैं, केंद्र सरकार में होम सेक्रेटरी रह चुके हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरीज के अंदर किस प्रकार से शासन होता है, यूटीज और केंद्र सरकार के बीच में क्या रिश्ते होते हैं, और यूटीज की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स है और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, ये मधुकर गुप्ता जी भली भांति जानते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति जिसको दिल्ली के बारे में ये तमाम जानकारी है, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट को बनाया है। इस रिपोर्ट में मुख्य तौर पर जो चीजें बताई गई हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा और फिर कुछ और नए दस्तावेज भी आपके समक्ष आज पेश करूंगा। यह रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली में जहां जहां भी स्लम्स हैं, जिस जमीन पर झुग्गी झोपड़ियां, जेजे बस्ती हैं, उस जमीन को डूसिब, यानी कि दिल्ली सरकार के अधीन जो डूसिब है, उसको सौंप देना चाहिए, ताकि डूसिब इसमें जनता के लिए आवासीय परियोजना बनाकर आवासीय विकास करे। यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि जो भी अनयूज लैंड है दिल्ली में, जो अनयूज लैंड, जो डीडीए जिसका किसी प्रकार का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो तमाम लैंड, उस लैंड के अधिकार दिल्ली सरकार को सौंप दिए जाएं। इन इफेक्ट ये रिपोर्ट ये कहती है कि डीडीए जो एक प्रॉफिट मेकिंग प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम कर रहा है, वो अपने तमाम अधिकार लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को सौंप दे, ताकि सरकार दिल्ली की जनता और उनके आवासीय विकास के लिए कार्य कर सके। यह रिपोर्ट सीधे तौर पर कहती है दैट डीडीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्बन मेस, यानी कि दिल्ली के अंदर जो अर्बन मेस है, जो 65-70% जनता अनप्लैन्ड सेटलमेंट पे रहती है, जो ऐसे लोग हैं और बेचारों को नरक की परिस्थितियों में जीना पड़ रहा है, जहां सुएज लाइंस नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, उस हालत में रहने के लिए, उनको उस हालत में छोड़ने के लिए डीडीए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। यह रिपोर्ट ये कहती है। यह रिपोर्ट आगे यह भी कहती है कि दिल्ली के 27 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, उन 27 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की जो लीज एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी डीडीए से छीन ली जाए, एमसीडीए दिल्ली सरकार को सौंप दी जाए, और डीडीए का जो बोर्ड है, जो मास्टर प्लान बनाता है और अन्य प्रकार की योजनाएं बनाता है,
उसमें दिल्ली सरकार की रिप्रेजेंटेशन, दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। अभी उस बोर्ड पे केवल 2 मेंबर दिल्ली सरकार के यानी कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के बैठते हैं, उसको बढ़ा दिया जाए और 12 मेंबर्स को बिठाया जाए मोटे मोटे तौर पर। और उन 2 मेंबर में से एक मेंबर हमारे साथ हमारे मंच पर मौजूद हैं, माननीय विधायक श्री सोमनाथ भारती जी, वे डीडीए में मेंबर हैं। केवल 2 लोग हैं, तो यह कहा गया कि इससे प्रतिनिधित्व बढ़ाकर 2 से 12 कर दिया जाए। मोटे मोटे तौर पर यह रिपोर्ट यह कहती है कि डीडीए से तमाम अधिकार छीन लिए जाएं और डीडीए को केवल एक फैसिलिटेटर बना दिया जाए, केवल फैसिलिटेटर, और तमाम अधिकार लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार, दिल्ली की सरकार को सौंप दिए जाएं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि दिल्ली की जनता के लिए आवासीय योजनाएं बने, आवासीय विकास हो, इसमें केंद्र सरकार को क्या एतराज है? अगर दिल्ली की जनता को, दिल्ली के सरकार को ज्यादा अधिकार मिल जाएं तो उनको इसमें क्या एतराज है? मैं कुछ और तथ्य आपके समक्ष रखूंगा इससे पहले कि मैं सवाल पूछूं। ये जो रिकमेंडेशन आज आई है, जो एक अंग्रेजी अखबार ने खुलासा करा है, ये रिकमेंडेशन कोई नई रिकमेंडेशन नहीं है। 2001 में भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन करा था। दिल्ली 21 नामक एक रिपोर्ट जारी करी गई थी इस कमेटी द्वारा, और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था दिल्ली अर्बन एनवायरनमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये जनवरी 2001 में बनाई गई थी। इसने भी दिल्ली में किस प्रकार से विकास हो, दिल्ली में आवासीय विकास कैसे हो, आवासीय परियोजना कैसी बनाई जाए, कौन उसके लिए जिम्मेदार हो, किसके पास ये तमाम अधिकार हो, इस पर लंबी चर्चा कर कर, अपना अध्ययन कर कर अपनी रिकमेंडेशन सौंपी हैं। इस रिपोर्ट के 15वें चैप्टर पेज नंबर 86 में ये लिखा है, और मैं वो अंग्रेजी में है, वो लाइन में आपके लिए रीड आउट कर देता हूं। DDA has been engaged both in planning and development functions. The compulsions and the imperatives of the development functions inevitably predominate and the planning function invariably suffers. The DDA would be brought under the GNCTD. ये रिपोर्ट कह रही है कि डीडीए को गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के अधीन कर देना चाहिए और डीडीए के तमाम अधिकार दिल्ली सरकार को सौंप देने चाहिए। ये 2001 की रिपोर्ट कह रही है। पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है दिल्ली की 4th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, आप सब जानते हैं, जो दिल्ली की सरकार ने विधानसभा के पटल पर भी रखी है। ये रिपोर्ट अपने कंक्लूजन में केंद्र सरकार को अपील करती है कि आप ये फॉलोइंग स्टेप्स उठाइए। उसमें पहला स्टेप है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड डिस्प्ले इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स द 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट by starting the process of enforcing them in letter and spirit, beginning with transfer of control over the local authorities such as DDA। यानी कि 4th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, ये भी किसी राजनीतिक दल ने रिपोर्ट नहीं बनाई है, इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेट्स अफसरों ने बनाई है। ये रिपोर्ट भी वही कहती है कि डीडीए को दिल्ली के आवासीय विकास को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार को सौंप देना चाहिए। तो जब 3 रिपोर्ट तो अभी आपके समक्ष मैंने रख दी, हिंदुस्तान टाइम्स में आज जो खबर छपी वो, और 2 ये रिपोर्ट्स, तमाम रिपोर्ट मोटे मोटे तौर पर यही कहती हैं कि डीडीए को दिल्ली सरकार के अधीन सौंप देना चाहिए। अभी तक दिल्ली का विकास, आवासीय विकास उस रफ्तार से नहीं हो पाया है क्योंकि डीडीए के जो अध्यक्ष हैं, वाइस चेयरपर्सन डीडीए, जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं डीडीए के, उनकी जवाबदेही दिल्ली की जनता के प्रति नहीं है, उनकी जवाबदेही दिल्ली की लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के प्रति नहीं है, उनकी जवाबदेही गृह मंत्रालय में बैठे एक बाबू के प्रति है। जब आपकी जिम्मेदारी दिल्ली की जनता के प्रति नहीं होगी तो दिल्ली का विकास कैसे हो सकता है? और केंद्र सरकार ने तो सदैव ही दिल्ली की जनता को और दिल्ली को एक सौतेला व्यवहार दिया है, और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से तो आप देख ही रहे हैं ये क्या क्या कर रहे हैं। तो जो जो काम डीडीए ने करना था
डीडीए ने जमीन पर रेजिडेंशियल, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना था, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना था और वो आगे ट्रांसफर करना था और उससे जो मुनाफा हो, जो एक्सेस सरप्लस आए, उससे दिल्ली की जनता का विकास करना था। जो लोग गरीब हैं, डाउन ट्रॉडन हैं, उनके लिए रेजिडेंशियल अकोमोडेशन अरेंज करना था, उनको पक्के मकान देने थे, इन सीटू डेवलपमेंट करना था, कई प्रकार की चीजें डीडीए को करनी चाहिए थी। डीडीए ने वो नहीं करा। डीडीए ने क्या करा? डीडीए ने प्लॉट काटे, डीडीए ने जमीन काटी, कुछ छोटी मोटी डेवलपमेंट करी और बड़े बड़े अमीर लोगों को वो जमीनें बेच दी। उस जमीन से उसके आसपास दिल्ली सरकार ने बिजली की सुविधा दी, पानी की सुविधा दी, सीवर लाइन दी, ड्रेनेज सिस्टम दिया, अस्पताल बनाए, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा, स्कूल दिए। इन तमाम चीजों के चलते उस जमीन का प्राइस बढ़ गया और काफी बड़े दाम पर डीडीए ने ये जमीन बेची और मुनाफा कमाया। ये मुनाफा कहां गया? ये मुनाफा जाना चाहिए था दिल्ली की जनता की आवासीय परियोजना और आवासीय विकास के लिए, परंतु ये पैसा डीडीए ने एक प्रॉफिट मेकिंग प्रॉपर्टी डीलर की तरह, प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रॉपर्टी डीलर की तरह अपनी तिजोरी में बंद कर दिया। अब मैं आपके समक्ष एक दस्तावेज रखना चाह रहा हूं जिसमें मैं सिद्ध कर दूंगा कि डीडीए के पास कितना पैसा इनकी इन्वेस्टमेंट्स में लॉक्ड है, इनके फिक्स डिपॉजिट्स में लॉक्ड है, इनके पास लिक्विड मनी अवेलेबल है जो दिल्ली की जनता के विकास के प्रति इस्तेमाल होना चाहिए था। यह है उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स, उनके आंकड़े डीडीए के। 11वें नंबर पर, इसकी कॉपी में भी आप सबको उपलब्ध करा दी जाएगी। 11वें नंबर पर यह दिखा रहा है कि 10,718 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स डिपॉजिट्स इनके पास पड़े हुए हैं। और अगले पेज पर जो उनके दूसरे खाते हैं उसमें बताया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट्स 12,180, यानी कि कुल मिलाकर 23,000 करोड़। मैं फिर दोहराता हूं, कुल मिलाकर 23,000 करोड़ डीडीए की तिजोरी में बंद है। यह किसका पैसा है? यह दिल्ली की जनता का पैसा है। यह दिल्ली की जनता के विकास के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, हाउसिंग डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। आज कोई भी व्यक्ति अनऑथराइज कॉलोनीज में, स्लम्स में, जेजे क्लस्टर में ना रहे, क्योंकि यह पैसा अगर वहां सही जगह इस्तेमाल होता तो इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं आती। परंतु 23,000 करोड़ रुपए डीडीए एक प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रॉपर्टी डीलर की तरह अपनी तिजोरी में बंद कर रखा हुआ है। इस इन्वेस्टमेंट से इनको सालाना 2300 करोड़ की आमदनी होती है, क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट्स में लॉक्ड है पैसा। लगभग 9-10% के हिसाब से ब्याज मिलता है। 2300 करोड़ रुपए डीडीए को सालाना जो ब्याज मिलता है उसको भी दिल्ली की जनता के विकास के लिए नहीं लगाया इन लोगों ने। कम से कम उसको तो लगा देते यदि अपने 20-22 हजार करोड़ रुपए आपने नहीं खर्चने। और मैं ये आपको बता दूं, 23,000 करोड़ रुपीस इतनी बड़ी आमदनी है कि कई राज्यों का सालाना बजट इतना होता है, कई छोटे राज्यों का तो सालाना बजट इससे कम होता है। 23,000 करोड़ रुपए दिल्ली का डीडीए अपनी तिजोरी में बंद कर रखा है। यदि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के अधीन होता तो ये पैसे को सही इस्तेमाल करा जाता, अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार सरकार के अधीन होता तो दिल्ली की जनता का और तेजी से विकास होता, उनको नए घर जल्दी उपलब्ध कराए जाते। तो ये बात सामने आती है इन सारे फैक्ट्स को देखने के बाद कि क्यों नहीं केंद्र सरकार ने इस दिशा में कोई भी स्टेप्स उठाए। जब मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने 2015 में इस कमेटी का गठन करा। अक्टूबर 2015 में इस कमेटी ने शहरी विकास मंत्रालय में अपनी रिपोर्ट सौंप दी, मोदी जी की सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। तब से यह सरकार उस रिपोर्ट पे बैठी हुई है। तो आज हम कुछ सवाल आपके माध्यम से केंद्र सरकार से पूछना चाहेंगे दिल्ली की जनता के बिहाफ पर। पहला सवाल कि क्या शहरी विकास मंत्रालय, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय इस बात को स्वीकारता है कि वे एक मधुकर गुप्ता कमेटी रिपोर्ट जिसमें यह लिखा है कि डीडीए के तमाम अधिकार दिल्ली सरकार को सौंप दिए जाए, उस पर जानबूझकर बैठा हुआ है, उस रिपोर्ट को दबाया हुआ है? यह हमारा पहला सवाल। हमारा दूसरा सवाल, जब यह कमेटी का गठन आपने करा, आपकी सरकार ने करा, रिपोर्ट आपको मिली, तो क्यों आप इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से घबरा रहे हैं? Why are you scared of putting this report in the public domain?
आप ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार को क्यों नहीं सौंप रहे और आप ये रिपोर्ट सार्वजनिक तौर पर पब्लिक डोमेन में चर्चा के लिए क्यों नहीं रख रहे? तीसरा सवाल, क्या ये रिपोर्ट सीधे तौर पर यह नहीं कहती कि दिल्ली के अंदर जितना भी अर्बन मेस है, जितना भी अनप्लान्ड सेटलमेंट है, जितनी भी रेजिडेंशियल आवासीय परियोजनाओं को लेकर गड़बड़ियां हैं, उसके लिए सीधे सीधे तौर पर डीडीए जिम्मेदार है और डीडीए से तमाम जमीन छीनकर दिल्ली सरकार को दे देनी चाहिए? चौथा सवाल, क्या ये रिपोर्ट सीधे तौर पर यह नहीं कहती कि एक हाउसिंग बोर्ड बनाया जाए जिसमें दिल्ली सरकार उस बोर्ड में मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन में हो और उस हाउसिंग बोर्ड को फिर यह तय करना होगा कि दिल्ली में डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए किस प्रकार की रेजिडेंशियल नीड्स को देखते हुए आवासीय परियोजनाओं पे काम करा जाए? हमारा पांचवा और आखिरी सवाल कि क्या मोदी सरकार इस रिपोर्ट को दिल्ली की जनता के हित में लागू करेगी? क्या मोदी सरकार, जिसने खुद इस कमेटी का गठन करा, जो आज इस कमेटी की रिपोर्ट दबाए हुए है, क्या वे दिल्ली की जनता के हित के प्रति, दिल्ली की जनता के हितों में इस रिपोर्ट को लागू करेगी? इस रिपोर्ट से लागू होने से आम आदमी पार्टी को या और किसी राजनीतिक दल को फायदा नहीं होगा, यह रिपोर्ट लागू होने से केवल दिल्ली की जनता को फायदा होगा। तो क्या मोदी सरकार इस रिपोर्ट को लागू करेगी कि नहीं करेगी? उनकी मंशा पर, क्योंकि वे पिछले 1 साल से इस रिपोर्ट पर बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, उनकी मंशा पर अवश्य एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और मैं उम्मीद करूंगा ये सारे दस्तावेज जो आज मैंने दिखाए, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि किस प्रकार से तमाम कमिटीज और तमाम ब्यूरोक्रेट्स, जिन लोगों ने वास्तव में डीडीए में और दिल्ली में काम करा है, वे यही चाहते हैं कि दिल्ली की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए डीडीए को पूरे तरीके से दिल्ली सरकार को सौंप देना चाहिए। और ये हमारे फुल स्टेटहुड बिल में भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज है, और जो हम हमेशा कहते हैं कि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं, जिसमें लैंड नंबर 1 सब्जेक्ट है, लैंड को दिल्ली सरकार लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के अधीन सौंप देना चाहिए। जो राघव चड्ढा जी ने आज आपको जानकारी डीडीए के बारे में दी, उसमें चूंकि डीडीए का जो बोर्ड है उसके अंदर एक सदस्य तो आते हैं केंद्र से, जो विजेंद्र गुप्ता जी हैं, जो केंद्र के मनोनीत किए गए हैं। 3 सदस्य दिल्ली असेंबली से आते हैं, उसमें एक विपक्ष का है, 2 पक्ष के हैं। ओपी शर्मा जी विपक्ष के हैं, मैं और एसके बग्गा जी पक्ष का, और एक आते हैं सतीश उपाध्याय जी, जो कि म्यूनिसिपैलिटी से आते हैं। आज के तारीख में बोर्ड में मेजॉरिटी बीजेपी की है। जितने भी वहाँ पे फैसले लिए जा रहे हैं वो भाजपा के इंटरेस्ट में लिए जा रहे हैं। चूँकि मैं सारी मीटिंग्स में करीब करीब मौजूद रहा हूँ, उनके अंदर दिल्ली की जनता की तनिक भी चिंता नहीं होती। कभी रिलायंस को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, कभी किसी प्राइवेट पर्सन को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। और पिछले 2 मीटिंग्स, एक 23 सितंबर को और 10 अक्टूबर को जो मीटिंग होनी थी, बगैर बताए उनको कैंसिल कर दिया गया। इन किन कारणों से कैंसिल किया गया, क्या चल रहा है? डीडीए का ऐसा मिसयूज और अब्यूज़ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। डीडीए के कई लैंड्स रिकॉर्ड्स में नहीं है। हमारे आने के बाद करीब करीब 5 गुना खाली लैंड जो डीडीए के थे, जो इंक्रोचर्स के लिए अवेलेबल करा दिए गए थे, उनको रिकॉर्ड्स में लिया गया। उनकी बाउंड्री वॉल नहीं कराई जा रही। एक अच्छा खासा नेक्सस बन बैठा है डीडीए, और भाजपा उस नेक्सस का हिस्सा है। चाहे लैंड इंक्रोचर्स हों, चाहे नेता हों भाजपा के, इन सब ने मिलके बहुत अच्छा खासा दुरुपयोग डीडीए का किया है। और आज राघव चड्ढा जी ने जो आपको बताया कि 23,000 करोड़ रुपया, हमने बार बार इस सवाल को उठाया डीडीए के अंदर कि इतना पैसा बचा हुआ है डीडीए में, रखा हुआ है, क्या कर रहे हैं इसका? 1981 रोहिणी स्कीम का जो मॉन्यूमेंटल फ्रॉड किया है डीडीए ने,
आज तक वहाँ के लोग भुगत रहे हैं। उनमें से कई लोग एक्सपायर कर गए, कई लोग निकल गए, आज तक उन लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचा। मुझे लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस रिपोर्ट के आने के बावजूद और केंद्र सरकार इसको कॉग्निजेंस ना लेते हुए दिल्ली सरकार में जो चुनी गई सरकार है अगर उसे सौंप दे डीडीए को, अगर ना सौंपे तो ये बहुत दुर्भाग्य होगा। अगर सौंप दे तो दिल्ली के अंदर जो आवासीय जो रेजिडेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उसको हम उसका समाधान कर सकेंगे।